अल्फा में कन्वर्ट करो, आदत डालो। गुरुकुल आदतों का नाम है। जो भूल गए ना, तो चलो गहरी सांस लो। पेट से सांस लेना, चेस्ट में सांस नहीं जानी चाहिए, शोल्डर्स मूवमेंट नहीं होने चाहिए। जरा सा ध्यान भटकेगा तुरंत आप पलट जाओगे। चलो 10 से काउंट करके 1 तक आओ। पूरा पेट बाहर फुलाओ और पेट को फिर अंदर दबाओ। इनहेल एक्सेल। चेस्ट में सांस नहीं जाएगी, चेस्ट मूवमेंट नहीं करेगा। इसको एब्डोमेन ब्रीदिंग यानी यौगिक श्वसन कहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आगे सांस लेते रहिए आप लोग। आंख बंद, पेट को फुलाओ। सीने में सांस नहीं जानी चाहिए, यह तनाव का लक्षण होता है। अगर आप टेंस हैं तो आपका चेस्ट मूवमेंट करेगा। डीप ब्रीदिंग, सांस अंदर, सांस बाहर। यह हमारी गुरुकुल की परंपरा है। हॉस्टल में भी आप जाएंगे तो लाइब्रेरी में आप पहले पढ़ने से पहले यह काम करेंगे। सांसों को देखिए, एक ब्लू लाइट अंदर जा रही है, नाक से शुरू होकर आज्ञा चक्र यानी भौहों के बीच से होते हुए स्पाइन के साथ नीचे उतर रही है। चलिए, तो कैसा लग रहा है अब? हाँ, हाथों को रगड़िए और ऊष्मा को अपनी आंखों के ऊपर लेकर जाइए, हीट को। राइट, ये बहुत जरूरी है क्योंकि क्या होता है, आप अभी हॉस्टल से आए हैं, आपके दिमाग में 50 विचार चल रहे होंगे। अभी कुछ शांत लग रहा है? इसको बोलते हैं बीटा ब्रेन वेव को अल्फा में कन्वर्ट करना। क्यों? क्योंकि गुरुकुल की परंपरा है कि हम जब अगला 1 घंटा जो बिताएंगे बहुत फोकस होकर बिताएंगे और वहां आपको बहुत तेजी से चीजें स्विच करनी होंगी। अब नियम नंबर 2, आज हम सिलेबस एनालिसिस इंडियन सोसाइटी का करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी डिस्कशन कॉपी एकदम जैसे योद्धा होता ना, उसके तलवार खिंची होती है, तो आप भी अपनी तलवार को तैयार कर लीजिए कि सेंटर पॉइंट हमारा क्या होगा। इंडियन सोसाइटी में जो टॉपिक है वो आज आपका कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, सेंटर से शुरू करेंगे। एक्टिव रहिए और एक बार पिछली जितनी भी क्लासेस मैंने पढ़ाई हैं उसको मेंटल पिक्चर में लाने की कोशिश करिए कि मैंने क्या क्या डिस्कशन किया, डाइवर्सिटी के बारे में, डिफरेंस के बारे में, भारतीय समाज के लेयर्स के बारे में। ये तरीके हैं, ये एक बार में नहीं आएंगे। रोज हम अभी बैठ के डंडा लेके बैठेंगे इस पे, तो वो हमारे सामने रोज के रोज ये चीजें आएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। रेडी हैं? अब आप तैयार हैं? तो डिस्कशन में हमारी बात हो रही थी इंडियन सोसाइटी के सिलेबस को, जीएस पेपर 1 के सिलेबस को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, जो समय के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। तो ये डिस्कशन आपने देखा होगा बड़ा लार्ज जा रहा है, मजा आ रहा है, इसमें कुछ नई नई चीजें सीख। कई लोगों को लग रहा होगा कि शायद अभी हम इसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। कोई बात नहीं है, आपको पहले नजर में चीजों को सुनना चाहिए ताकि सुनने से हमें पता चल सके कि ये प्रश्न क्या। और बहुत अच्छा रहेगा अगर इस पर आप कुछ प्रश्न लिख लें, उत्तर ना मिले कोई बात नहीं है। तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि सिविल सेवा में एक ग्रेजुएट स्टूडेंट से यूपीएससी क्या चाहता है। अगर आपने लिखा होगा तो आपको याद होगा। मैं आपको बार बार प्रूव करूंगा कि आपकी गलत आदतें ही आपकी असफलता का रीजन है। आपको कोई भी असफल नहीं बनाने वाला है, ना कोई राहु, ना कोई केतु, ना कोई जो है दुश्मन, ना तंत्र मंत्र विद्या, ना पड़ोसी का किया गया टोना टोटका, कोई नहीं। सिर्फ आप अपने दुश्मन हो। मैंने आपसे बताया कि आप लिखो। अब आपको मैंने एक चीज बताया था, मैंने उस दिन जब मैं बांध वाला एग्जाम्पल दे रहा था तो उस दिन मैंने एक लाइन लिखाई थी। मुझे मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी देखो, मैंने यहां लिखा था, इस जगह पे, इस जगह लिखा था। मुझे याद है मैंने कहां लिखा था, और तुम्हें याद नहीं तुमने क्या लिखा। तो मैंने वहां लिखा था, डैम मैंने यहां बनाया था ना, और उसके नीचे लिखा था, प्रश्नों को सही तरीके से समझना, टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम क्लियरली।
यूपीएससी सबसे पहले आपसे चाहता है कि तुम उत्तर मिले ना मिले तुम प्रश्न सही तरीके से समझ लो, और प्रश्नों को समझना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो यह बता रहा है कि आप प्रॉपर रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो चिंता मत करो, तुम्हारा पाला उजांग से पड़ा हुआ है। गुरुकुल में तो हम चमड़ी छुड़ा देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। अब आ गए हो तो या तो भागो और या तो फिर सीखो, दो ही रास्ते हैं तुम्हारे पास। तो भागने का तो चांस नहीं है, अब सीख ही लो। क्लियर है? तो सीखो है ना, सीखना है ना हमें, तो चलो। वो ये बता रहा है कि या तो आप नोट डाउन नहीं कर रहे हो, या जो आप नोट डाउन कर रहे हो तो आप बहुत ढंग से उसको प्रॉपर रिवीजन नहीं कर रहे हो। आज क्लास में कुछ लोग गायब हैं। तो ये बस आज अंतिम दिन है जीने का, कल से ये सारी आजादी छिन जाएगी। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट डिस्कशन बड़ा अच्छा ज्योग्राफिकल डिस्कशन किया था। ये चीजें जुड़ती, कई बार आपको लग रहा होगा कि इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन क्यों हो रहा है, मन में बस जरूर बात आती होगी, क्योंकि आपको ऐसे पढ़ाया गया और कोचिंगों में व्यवस्था होती है कि वो टू द पॉइंट पढ़ाते हैं। लिखिए इंडियन सोसाइटी की डिफिनीशन, टाइप्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, एग्जाम्पल, खत्म। आप भी बड़ा खुश होते हैं, अच्छा इतना ही है, और पूरे साल भर आप खुशी खुशी बिताते रहते हैं जब तक कि आपका सामना एग्जाम नाम के राक्षस से ना हो जाए। उस दिन पता चलता है कि कुछ दम नहीं बचा है। तो आपको एक फनल मेथड बताता हूं कि यूपीएससी एक्चुअली में जिन लोगों को ये घबराहट हो रही होगी कि ये डिस्कशन इतना लंबा चौड़ा क्यों जा रहा है, 2 साल में तो 2 लेयर में डिस्कशन होंगे, लेवल 1 और लेवल 2 में डिस्कशन होंगे। ठीक है, अब हमने एनआईओएस भी, एनसीईआरटी के साथ साथ एनआईओएस भी इन्वॉल्व कर दिया। एनआईओएस की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ही लार्जर एक पर्सपेक्टिव हमें देती हैं। तो हम तुम्हारा सिलेबस और एक्सटेंड करने जा रहे हैं। तो सवाल है कि ये मेथड क्या है पढ़ने का। तो एक तुम्हें आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज बता दूं ताकि तुम्हारे दिमाग में कभी कोई डाउट ना आए। एक तरफ जो कॉमन ग्रेजुएशन के पढ़ने का तरीका होता है, ठीक है, ग्रेजुएशन का जो पढ़ने का तरीका होता है, या जो तुम्हारे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया गया तुम्हें, ठीक है, ये स्कूल कॉलेज का जो तुम्हारा सेगमेंट हो गया। एक तरफ यूपीएससी का पढ़ने का स्टाइल, इन दोनों के बीच में अंतर देखो, ये बड़ा ध्यान समझना। तो कॉलेज और ग्रेजुएशन में तुम कंफर्ट इसलिए थे कि वहां डोमेन टू डोमेन पढ़ाई होती है। ये मान लो हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इस तरह से डोमेन टू डोमेन रन करता है। और ये बड़ा ही हमें छोटा करके, क्योंकि उसमें जो हमारा पर्पस होता है, उद्देश्य बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है पास होना या डिग्री लेना, यही तो होता है। क्योंकि इसका मकसद मार्केट में नौकरी से होता है। बड़ा सिंपल है। तो मान लो 67% नहीं आए, 80% नहीं आए, तो अगले बार हम अगले सेमेस्टर में एडजस्ट कर लेंगे, अगले साल एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन यूपीएससी क्या है, इंडिया का सबसे टफेस्ट कंपटीशन है। तो कंपटीशन में जो होता है, यहां पे अलग तरीके से पढ़ाई की जाती है। इसीलिए जो लोग बचपन से, जिनके माता पिता या जिनके घर में अच्छा माहौल नहीं होता, वो यहां सर्वाइव बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। वो 1-2 अटेम्प्ट फेल करने के बाद सीखते हैं कि यूपीएससी क्या मांगता है। यहां पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है, बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। इसको बोलते हैं फनल स्टडी। फनल, कुप्पी देखिए, कीप, तो ये फनल स्टडी यहां काम आती है। कीप, ये जो है, ये तुम्हारा नेक्टर है। ये जो तुम आंसर लिखते हो, तो ये वो है जहां बहुत सारगर्भित होकर लिखना है, 150 वर्ड में लिखना है। यूपीएससी मॉडल ये है, ये नहीं है। वहां तो 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए, कुंजी देख ली, पास हो जाते हो, बी कॉपी भर दिया, यही तो होता था। यहां ये मॉडल काम नहीं आता। इसीलिए तुम समझना कि कैसे हम पढ़ाएंगे और कैसे पढ़ना चाहिए, तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि तुम्हें डिस्कशन में घबराहट ना हो। तो ये एक फनल मॉडल, इसको क्या बोलते हैं, कुप्पी, फनल। तो फनल में क्या होता है, ऊपर की तरफ मुंह चौड़ा होता है और धीरे धीरे क्या होता है, नीचे पतला चला जाता है। मैं इसको बोलता हूं टाइम। ये कौन सा ग्राफ है, टाइम ग्राफ। टाइम, तो टाइम तुमने आज से शुरू किया, फॉर एग्जाम्पल ये है, और धीरे धीरे जब तुम एग्जाम की डेट तक पहुंचोगे, तो ये टाइम मॉडल है। तो कुप्पी क्या है, चौड़ा है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ सब्जेक्ट। क्या है ये, रेंज ऑफ सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का परास। तो यूपीएससी में क्या होता है, हमें टू द पॉइंट नहीं पढ़ना होता है। ये किसी ने अगर तुम्हें समझाया होगा टू द पॉइंट पढ़ो ना, है ही नहीं है, क्योंकि निचोड़ होता है। ये क्या है, ये नेक्टर है। नेक्टर मतलब अर्क होता है। तो जैसे आप बहुत ढेर सारा दूध लेते हो,
फिर दूध को क्या करते हो, मथते हो, मक्खन निकालते हो, थोड़ा सा मक्खन निकलता है। तो किसी ने घर में घी बनते हुए देखा है? घी कैसे बनता है? पहले ढेर सारा दूध होगा, ये तो पता है ना, मारो यूपीएससी गोली। अभी ये समझ जाओगे कि तुम्हारा लास्ट में कौन से लोग 150 वर्ड में अपना आंसर डिलीवर कर पाते हैं। तो मैं आज ही तुम्हें बता देता हूं कि आज से 1.5 साल बाद, 2 साल बाद क्या होगा। तो तुम ढेर सारा दूध लेते हो, फिर उसमें क्या करते हो, मक्खन निकालते हो, दही निकालते हो, जो भी करते हो, तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर उसको फेंटते हो, उसमें से क्या निकालते हो, उसका एक और भी मक्खन निकाल लेते हो, फिर उसको आग पे चढ़ा देते हो। तो वो मक्खन क्या होता है, धीरे धीरे आंच पे जाता है। फिर जैसे जैसे आंच पे जाता है, फिर उसमें से थोड़ा सा घी निकलता है, उसको फिर छानते हो। फिर लास्ट में तुम्हारे पास शुद्ध एक बढ़िया खुशबूदार घी होता है, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। तो यूपीएससी भी यही है, यूपीएससी भी यही है। यूपीएससी इज अ प्रोसेस। तो अब जरा इसको पहले ध्यान से समझो, अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं दूध कम ले लूं तो तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारी वैल्यू घी के रूप में है। आज तुम कहीं पे भी हो, कल के तब तुम्हारे नाम के साथ आईएएस आईपीएस लग जाएगा, तुम्हारी वैल्यू घी वाली हो जाएगी। घी कीमती होता है, बड़ा महंगा मिलता है शुद्ध घी ना। तो तुम्हारी वैल्यू जो है घी के रूप में देखी जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल, अब आप अगर दूध कम कर दें तो मक्खन, इतना तो समझ है ना, मक्खन कम निकलेगा। या दूध इम्प्योर है, पानी मिला हुआ है, तो जब मक्खन निकाले तो मक्खन कम निकलेगा। मक्खन कम निकलेगा तो घी कम निकलेगा। और वैल्यू किसकी है, घी की है। तो अब इस बात को समझो, तो जो तुम्हारी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन को नॉलेज मत समझ लेना। इंफॉर्मेशन मतलब होता है फर्स्ट टाइम तुम्हें बता दिया। जो तुम याद करोगे, जिसको तुम कॉपी में लिखोगे, जिसको तुम रीप्रोसेस करोगे, जिसको तुम डिबेट में लेकर आओगे, वो तुम्हारी नॉलेज है। नॉलेज तुम्हारी है, इंफॉर्मेशन मेरी है। मैं जो अभी तुम्हें दे रहा हूं वो इंफॉर्मेशन है। और ज्यादातर कोचिंग में इंफॉर्मेशन देकर छुट्टी पा जाते हैं। जब ये तुमसे मेरे पास आ जाएगा और दोनों एंड मैच कर जाएंगे, तभी वो नॉलेज है। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो पता है ना, ज्ञान चाहिए। तो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन ज्यादा या कम, सूचना तुम्हारे पास कैसी होनी चाहिए। मैं चाहता तो डाइवर्सिटी की डिफिनीशन लिखा देता 2 लाइन में, कि विविधता से निम्नलिखित तात्पर्य, और ऐसे लिखाया जाता और ऐसे तुम लिख कर आए होगे। हाँ क्या ना, किसी भी चीज की डिफिनीशन टीचर पहले लिखा देता है, फिर बॉडी में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखा देता है और लास्ट में कंक्लूजन दे देता है। बोलो हाँ या ना। मैंने तो नहीं किया, मैं तुम्हें ज्योग्राफी, डाइवर्सिटी, सह्याद्री, फिर कल्चरल डिफरेंस, राजस्थान, कहां कहां तुम्हें घुमाते हुए, वर्षावन, मैंग्रोव, ज़ेरोफाइट, हैलोफाइट, क्या क्या तुम्हें मैंने सिखाया उस दिन। क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर इंफॉर्मेशन तुम्हारी श्रिंक कर गई तो लास्ट में तुम्हारा घी बहुत छोटा सा रह जाएगा, बहुत थोड़ा रह जाएगा, तुम सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो नियम है कि आपको दूध या मक्खन जो है ज्यादा चाहिए होगा, तभी आप ज्यादा घी निकाल पाओगे। घी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आंच में तपाना पड़ता है। तो आंच में तपाने का मतलब तुम्हें एक पर्टिकुलर शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, तब अपने आप को जब जलाओगे तभी तो घी बनेगा। तो यहां पर तुम्हें क्या है, तुम्हें जब भी तुम किसी क्लास में जाओ, डिस्कशन में पार्टिसिपेट जरूर करो। और ये दोनों के बीच में जो ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, जानते हो किस चीज की लाइन है, ये किस चीज की लाइन है, ये वाली लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, ये कौन सी लाइन है, ये बता दो। इसको बोलते हैं माइंडसेट लाइन। इट इज माइंडसेट लाइन, ये सबसे खतरनाक लाइन है। अब एक ही सब्जेक्ट को जो मैंने तुम्हें पढ़ाया, भारतीय समाज, ये तुम्हारे कॉलेज, ग्रेजुएशन, यूनिवर्सिटी में भी चल सकता है, यही यूपीएससी में भी है। इन दोनों के बीच में फर्क जो है वो माइंडसेट का, और माइंडसेट व्यक्तिगत होता है। आप कहें अरे फलनवा उजांग सर फालतू पढ़ा रहे हैं, इतना हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं, हम तो कोचिंग में आए थे, हमें तो 4-4 लाइन की डिफिनीशन चाहिए थी, 4 लाइन का एग्जाम्पल दे दे, खत्म। और दूसरी तरफ आप को एक मंत्र दिया था, भारत को जानो, नो योर कंट्री, नो भारत। तो जब आप इस प्रोसेस में जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि मुझे अभी और जानकारियां चाहिए, क्योंकि मेरा देश केवल एक ज्योग्राफिकल यूनिट नहीं है, कल्चरल है, इकोनॉमिकल है, सोशल है, बहुत सी यूनिट्स हैं इसके अंदर।
तो इन दोनों के बीच में माइंडसेट का फर्क आने वाला है और यही चैलेंज करेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हो सकता हूं, कुछ लोगों के लिए अरे क्या फालतू पढ़ा रहे हैं, मेरा दोस्त फलानी कोचिंग में पढ़ता है, 2 पेज में पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। तो ये माइंडसेट का गेम होगा और ये आपकी छन्नी है। मान लो जैसे तुम्हें घी छानना है तो मम्मी क्या करती, कभी घर में देखा, वो कॉटन कपड़े से छानती हैं क्योंकि छन्नी के छेद बड़े होते हैं तो इंप्योरिटी आ जाती है। तो वो क्या होता है, तुमने देखा होगा, कपड़ा रख देती हैं और कपड़े पे घी डालती हैं ताकि बहुत बारीक से बारीक कड़वी छन जाए। तो लास्ट में उसको क्या करती, छानती, ताकि घी में कोई इंप्योरिटी ना आए। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, माइंडसेट हमारे लिए बहुत जरूरी है कि मेरा टीचर जो मुझे पढ़ा रहा है मुझे सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। तो अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो ये पैराडाइम शिफ्ट आपके लिए है, ठीक है। ये शिफ्टिंग आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी, आप यहां से यहां आ जाओगे। और जब यहां आओगे तो शुरुआती दौर में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम इसके लार्जर पर्सपेक्टिव में जाओगे कि देखें ये सब्जेक्ट फैलता कितना है। फिर जैसे जैसे समय बीतेगा तुम इसके कोर वैल्यूज की तरफ पहुंचना शुरू करोगे और जो लास्ट में तुम्हारे पास नेक्टर यानी गाढ़ा अर्क बचेगा वही तुम्हारी सक्सेस है। वो जो लास्ट के 150 वर्ड में लिखना होता है ना, उसमें आप फालतू बातें नहीं लिख सकते, लेकिन ये तय है कि अगर आपने शुरुआती दौर में डिस्कशन को रोक दिया तो लास्ट में तुम्हारे पास डायमेंशंस बहुत कम पड़ जाएंगे। इसीलिए ये ओपन माइंड का एग्जाम होता है। यही कारण होता है कि यूनिवर्सिटी का टॉपर भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाता है और यही कारण होता है कि जो सेकंड डिवीजन पाया हुआ है वो भी यूपीएससी को क्रैक कर देता है, क्योंकि इसके लिए वो कभी पढ़ने में अच्छा नहीं रहा। तो पढ़ने में अच्छा, यूनिवर्सिटी के हिसाब से उसको अच्छे मार्क्स नहीं मिले, लेकिन वो क्या है, वो सोचने में अच्छा है, वो चीजों को समझने में अच्छा है। बस यूपीएससी ने पकड़ लिया, बोला यही हमें चाहिए, यही हमें चाहिए, और वो सेलेक्ट हो जाता है। तो इस एग्जाम का अंतर समझो, यही हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की। इस मॉडल को याद रखना। इस मॉडल में अगर तुमने शुरुआती दौर में इंफॉर्मेशन यानी समझ को छोटा कर दिया तो आगे चलकर तुम्हारा माल मसाला कम होने वाला है। तुम आगे चलकर लैग कर जाओगे, बोर हो जाओगे और कभी भी अच्छा आंसर डिलीवर नहीं कर पाओगे। क्लियर है? चलो, तो हम बातचीत कर रहे थे, अब आज हम थोड़ा सा और सेगमेंट की तरफ आते हैं। लिखो, अगला है रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। अगला जो टॉपिक है हमारा इंडियन सोसाइटी में, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। समाज में महिलाओं की भूमिका तथा महिला संगठनों की भूमिका। समाज में महिलाओं की भूमिका तथा महिला संगठनों की भूमिका। अब ये तो एक छोटा सा टॉपिक दे दिया, समझोगे कैसे इसे? हमने पहली क्लास में इस पर अच्छा खासा डिस्कशन किया था। इसको समझोगे कैसे? समाज में महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, यानी जो उनकी आवाज उठाने वाले संगठन हैं। तो इस 2 वर्ड को यूपीएससी ने तुम्हारे सामने रख दिया। अब इसको समझोगे कैसे, इसको डिकोड कैसे करोगे? बताओ, क्या समझ में आ रहा तुम्हें? महिलाओं की भूमिका, रोल ऑफ वुमेन, क्या हो सकता है? ये तुम्हारे हिसाब से क्या हो सकता है? समाज के काम में भागीदारी। चलो और बताओ, कुछ उस दिन बताया था तुमने, ध्यान नहीं दिया। बताओ। वंडरफुल, शाबाश। और ठीक है, गुड। और कोई? हमने अभी टॉपिक डिस्कस किया महिलाओं की भूमिका। जब हम समाज के बारे में बात कर रहे हैं, यानी वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सोसाइटी, हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं,
तो सोसाइटी के जो दो फैक्टर हमें बायोलॉजिकल दिखाई पड़ रहे हैं, वो मेल और फीमेल दिखाई पड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा बेसिक है, ट्रांसजेंडर भी है, सब कोई है, मेल और फीमेल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल दो। और जब हम समाज को देखते हैं, सोसाइटी को देखते हैं, तो सोसाइटी में अगर हम एक परंपरा देखें तो मेल के पास क्या है? पैट्रियार्की है, पितृसत्तात्मकता है, डिसीजन वो ले रहा है, फाइनेंस उसके पास है। महिला के लिए उसने कहा कि तुम्हारा काम है घर में रहना, खाना बनाना, बच्चे पालना, ठीक है, घर के काम देखना। समाज के लिए ये नियम बना दिए उन्होंने। पर इकोनॉमी, जब समाज में इकोनॉमी ग्रो करती है, तो मैंने आपको पहले बताया था सोसाइटी क्या है, मैंने एक डिफिनीशन दिया था। समाज क्या है? कॉपी नहीं पढ़ रहे हो ना? वक्त आ रहा धीरे धीरे नीम की छड़ी खाने का तुम लोगों को, और पिटाई होगी तुम लोगों की कायदे से। व्हाट इज सोसाइटी? मैंने कहा था ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, गतिशील है, और ये वास्तव में कुछ और नहीं, मूल्यों का टकराव है, क्लैशेस बिटवीन वैल्यूज। तो मैंने आपको दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए थे, ठीक है। कल तुम लोग का पिटाई दिवस मना लेते हैं हम कायदे से, तुम लोग की जो है वो कायदे से जो है वो एक रगड़ाई होना जरूरी हो गया। तुम लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो, पुरानी आते जा नहीं रही तुम्हारी। तुमने सोचा होगा ना एग्जाम टाइम आएगा तब कॉपियां खोलेंगे। तो वैल्यू, मैंने बताया था क्लैशेस ऑफ वैल्यूज, मूल्यों का टकराव है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि एक यहां बच्ची बैठी थी, शायद आज वो एब्सेंट है, कि बाल खोलकर तुम घर से बाहर निकलते हो, दादाजी बैठे होते हैं, वो अपने हिसाब से आपको टोक देते हैं। नहीं आई ना आज वो? मेमोरी को थोड़ा शार्प करके रखो, ठीक है। तो फिर क्या होगा? आप कहेंगे नहीं ये मेरी नारी की स्वतंत्रता, हम चाहे जैसे रहें, और वो अपने हिसाब से उसको क्या करेंगे? इंटरप्रेट करेंगे। तो दोनों के बीच में क्या होगा? मूल्यों का टकराव होगा, एक नजरिए से गलत और दूसरे नजरिए से सही है। तो ये मूल्यों का टकराव ही जो क्या होता है, समाज को रोकता है या गति देता है। क्योंकि टकराव होगा तो इसमें दो पार्ट हैं, एक महिलाओं की भूमिका और दूसरा महिला संगठन यानी वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप सशक्त नहीं है तो आपको सशक्त होने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो यहां जो बात हो रही है मेल और फीमेल की, अब क्या हुआ, सोसाइटी एक, मैंने बताया, डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, हमेशा इसके वैल्यूज क्या होती हैं? बदलती रहती हैं। तो जब सोसाइटी में ये आपने लेबर डिवीजन किया कि भाई हम ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन सोसाइटी क्या हुई? चेंज हो गई। अब जब चेंज हो गई तो आज सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? इकोनॉमी है। आज अर्थव्यवस्था सब कुछ है, ठीक है। शादी का रिश्ता भी आएगा, आपके घर में किसी बहन बहन की शादी ढूंढी जा रही होगी, लड़का क्या करता है? सरकारी नौकरी तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। या आपकी ही अगर बातचीत चल रही होगी, क्या करता है? अभी तैयारी कर रहा है, ओहो, तो फिर क्या होता है? मामला बिगड़ जाता है। तो इस तरह से देखिए अगर ध्यान से, तो यानी इकोनॉमी क्या हो गई? बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू हो गई है। अब जब इकोनॉमी वैल्यू हो गई तो इकोनॉमी मेल और फीमेल को नहीं समझता। इकोनॉमी किसको समझती है? इकोनॉमी समझती है लेबर फोर्स को। अब जरा ध्यान से समझना कि ये टक्कर क्यों हो रही है, लेबर फोर्स को समझती है, यानी श्रम बल को। इसके लिए हर कोई क्या है? श्रमिक है, जो काम कर रहा है, जो काम करने का इच्छुक है, वन हु वांट टू विलिंग, वन हु इज कैपेबल टू डू वर्क, और उसको उसके काम के बदले क्या मिल सकता है? वेजेस मिल सकता है। वो सभी इसके लिए, इकोनॉमी के लिए क्या है? वेज, श्रमिक है, सभी लेबर्स हैं। वी ऑल आर लेबर्स। तो जब समाज एक परंपरागत समाज था, जहां पुरुष बाहर कमाने जा रहा है, घर की जरूरतें न्यूनतम, अर्थव्यवस्था इतनी तेज नहीं थी कि हर घर में बीबी टीवी की मांग करे, फ्रिज की मांग करे, एसी की मांग करे, घर में इस तरह की मांग हो रही है, तो समाज बड़ा शांत था। तो दोनों ने अपना अपना लेबर डिवीजन किया कि घर की व्यवस्था तुम संभालो, बाहर की व्यवस्था हम संभालते हैं। लेकिन समाज के मूल्य बदल गए। अब सोसाइटी कैसी हो गई? इकोनॉमिकल सोसाइटी हो गई। बगल वाले ने कार खरीदी, तुम्हारे घर में कलह हो जाती है। देखो गुप्ता जी ने कार खरीद ली है, तुम्हारे घर में थाली बर्तन पटकाने शुरू हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? उनके यहां बड़ी वाली टीवी, फ्लैट टीवी आ गई, तुम्हारी टीवी अचानक से तुम्हें छोटी लगने लगती है, फिर वो कलह शुरू हो जाती है। राइट, ऑफर आ जाते हैं तरह तरह के, आपके मोबाइल पे टिंग टोंग बजना शुरू हो जाता है, एक के साथ 2 फ्री, 3 के साथ 5 फ्री, आप भागते हैं। तो सोसाइटी क्या है? इकोनॉमिकल सोसाइटी है। तो उसके वैल्यूज चेंज हो गए। और इकोनॉमिक सोसाइटी, इकोनॉमी कहती भाई मेरे लिए सब कोई लेबर है। अब समाज 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ परंपरागत समाज है जो कहता है, जिसमें अभी भी लोग मूंछों पे ताव देते हुए कह रहे हैं भाई
घर में औरत काम करने नहीं जाएगी। हम औरत का, बहुत लोग कहते हैं हम औरत का कमाया हुआ नहीं खाएंगे, ऐसी भी बातें होती हैं। हमारे घर की बहुएं घर के चौहट के बाहर कदम नहीं रखती हैं। और सोसाइटी में क्या हो गया भाई, तुम नहीं बदल रहे हो, तुम्हारा टीवी बदल गया, टीवी ने सब कुछ बता दिया। भाई मान लो आप सीरियल देख रहे हो और सीरियल में पता चला कि एकता कपूर का सीरियल घर घर में देखा जा रहा है फॉर एग्जांपल। अब उसमें एक लेडी है, वो सुबह ही मेकअप करके उठती है, मान लो फॉर एग्जांपल, घर की उसकी साड़ियां, उसके गहने, तो वो माइंड से बाहर भले चाहे ताऊ बैठे हो मूंछों पे ताऊ दे रहे हो, लेकिन घर के अंदर माइंडसेट चेंज हो रहा है। वो लोग कभी देखो सीरियल देखते हुए सब कुछ देखती है, देखो इसका पल्लू कितना अच्छा है, और ये क्या जड़ाऊ पहन रखा है, इस तरह की बातें करते हैं। हाँ या ना बोलो, मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताओ। तुम्हारे घर में बात होती है और बगल में कोई बैठा, दीदी देखो फ्रिज कितना बड़ा है, डबल डोर है। अरे हमारा तो 165 लीटर वाला खराब हो रहा है। हम लोग मध्यवर्गीय परिवार, हमें पता है ये कैसी बात होती है। सोच रहे हैं आपकी दिवाली में डबल डोर वाला फ्रिज ले लें। ऐसा होता है ना, बर्फ जमाने में बड़ी दिक्कत होती है, दूध का भगोना कहां रखे, ऐसी बातें होती कि नहीं होती हैं? होता है। या ऑटोमेटिक गैस 3 चूल्हे वाला, बहुत ज्यादा झगड़ा तो इसी बात का होता है कि ये टिपी टिपी लाइटर वाला बंद होकर वो बिजली वाला आ जाए। चिमनी अच्छी लगती है, देखो इसके यहाँ चिमनी कितनी अच्छी लगी है, सारा धुआं खींच ले रही है। यहां तो बाहर जब पूरी उड़ी तलो तो पता चला कि क्या होता है, धुआं मुंह में भर जाता है। ऐसी बातें होती कि नहीं होती है? समझो इस चीज को। जो प्रैक्टिकल एग्जांपल तुम्हें कोई राम आहूजा का कोई एग्जांपल नहीं ढूंढना है अभी, तुम अपने आसपास देखो। तो तुमने बाहर चाहे किसी को बिठा रखा है, घर में मामला कुछ और चल रहा है, वहां चर्चा हो रही गले में कितना जड़ाऊ पहन रखा है, क्या असली होगा क्या, इस तरह की बातें चलती हैं। ठीक है, वो पता नहीं क्या हो रहा है, सोफा कितना अच्छा कलर है, पीछे दीवारों पे पेंटिंग कितनी। अब वो क्या होता है, ये इकोनॉमिक लालसाएं जगा रही हैं। अब इकोनॉमिक लालसाएं और इकोनॉमिक्स कहता है मेरे लिए ना मेल है ना फीमेल है, मेरे लिए लेबर फोर्स है। तो आपको आपका जो सोशल कल्चर है वो किसमें कन्वर्ट हो गया? सोशल इकोनॉमिकल कल्चर में चेंज हो गया। भारत क्या है? भारत में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, डेवलप नेशन बन जाएगा। तो डेवलप नेशन का मतलब हुआ कि पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी तुम्हारी। अब पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, तुम ज्यादा सामान खरीदने लगोगे, तो तुम्हारा जो सोशल बिहेवियर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोशियो इकोनॉमिक बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाएगा। और विकसित देशों में क्या हो जाता है? विकसित में तो सोशल इकोनॉमिक बिहेवियर प्योर इकोनॉमिक बिहेवियर में चेंज हो जाता है। आप विकसित राष्ट्रों को देखो, वहां लोग शादी ही नहीं करते क्योंकि वो उनको जिम्मेदारी लगता है, उनकी आर्थिक गतिविधियों में वो रुकावट आता है। आप जितने भी विकसित राष्ट्र देखो, वहां जनसंख्या गिर रही है, लोग बच्चे नहीं पैदा करना चाहते, वहां इंसेंटिव दिया जा रहा है। आप तमाम देश जाके देखो, ग्रीस से लेकर तमाम यूरोपियन, जापान तक, वहां पर पॉपुलेशन तेजी से गिर रही है। क्योंकि इकोनॉमिक्स के नियमों के हिसाब से जब समाज इकोनॉमिकल हो जाता है, यानी इकोनॉमिक्स ही सब कुछ हो जाता है, तो वहां लोग परिवार जैसी संस्थाओं में बंधना नहीं चाहते। अमेरिका में 18 साल के ऊपर कोई बच्चा अगर अपने माँ बाप के साथ रह रहा है तो वो सामाजिक तोहमत है। अगर उसका मकान अपना नहीं, अपनी नौकरी, अपनी गाड़ी नहीं है, तो फिर कोई वैल्यू नहीं बनती है उसकी। तो आप ये देखिए कि उनके नियम फिर अलग हो जाते हैं। अब यहां पर मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं? अब आपकी सोसाइटी के रूल्स तो चेंज हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज भी हम सब लोग क्या हो रहा है, धीरे धीरे इकोनॉमिक होते चले जा रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब हम इकोनॉमिक्स को हमारी प्राथमिकता हो गई, हमें कैसे भी पैसे कमाने हैं। तो अब हमारा जो, अब यहां दो तरह का कल्चर हो गया, एक आइडियल कल्चर और एक प्रैक्टिकल कल्चर। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े गहरी डिबेट चल रही है, इसमें ध्यान देना। तो सोसाइटी दो हो गई। अब हम इस समय किस में हैं? सोशियो इकोनॉमिक कल्चर में आ गए। किस में आ गए हैं? कल्चर में। लेकिन हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। देखो भारत में बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इसमें हमारे पास दो कल्चर है, एक दिखाने के, हाथी का दांत दिखाने का, और दूसरा हाथी का दांत खाने का, यानी प्रैक्टिकल। जैसे दहेज, ड्रॉरी गलत है ना? है ना? दहेज गलत है ना, कुप्रथा है ये। लेकिन सामाजिक स्तर पर और उसको गिफ्ट नाम दे दो, कुछ भी दे, ये एक्सेप्ट है कि नहीं है? कैसे बात होती है घरों में? क्या दे रहे हो? लड़का क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं कर रहा। दो मोटरसाइकिल ठीक है, हीरो होंडा पे काम चल जाएगा, सुना होगा तुमने। और नहीं तो कुछ कर रहा है तो अल्टो मांग रहा है, 4 पहिया से नीचे बात नहीं बनेगी। और अगर थोड़ा सा कुछ और अच्छा कर रहा है तो डिजायर मांगी है, ठीक है, डिजायर प्लस इतने लाख कैश। बोलो होती है कि बात नहीं होती है?
तुम्हारे अपने घर में नहीं हो रही होगी तो रिश्तेदारों में हो रही होगी। सुना करो ध्यान से। तो मामला क्या है इकोनॉमिक? एक तो आप अपनी बेटी भी दे रहे हो, उसके साथ साथ तुम उस बकलोल को पैसा भी दे रहे हो दुनिया भर का, और वो बड़े हक से मांग रहा है। उसका पिता उसको ब्लैंक चेक की तरह यूज करता है। ठीक है, आप ये देखिए, एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, ये बताओ, है कि नहीं है? हम लोग कहते हैं कर्ज लेना गलत बात है। आज मकान, दुकान, मोबाइल फोन, लैपटॉप सब कर्ज पे है कि नहीं है? ईएमआई। ईएमआई इज व्हाट? इजिली मंथली इंस्टॉलमेंट। तुमने किसी बैंकिंग संस्था से कर्ज ले लिया है, तो पहले कर्ज लेने वाला बड़ा अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता था, लेकिन आज की डेट में आप कहीं भी चले जाओ, ये जितना भी है जो किडनी के बराबर दाम वाला आईफोन लेके घूम रहे हैं, कौन फुल पेमेंट करके खरीद रहा है? सब देखते हैं कि ऑनलाइन ईएमआई कहां अवेलेबल है, हम 3-3, 4-4 हजार रुपए करके महीना चुका देंगे, हाँ या ना? तो ये क्या हो रहा है? आप कर्ज के जाल में। तो हमारा जो व्यवहार है प्रैक्टिकल, वो सोशियो इकोनॉमिक बिहेवियर है। अब सोशियो इकोनॉमिक बिहेवियर में कहा जा रहा है कि भैया हम ना मेल जानते हैं ना फीमेल जानते हैं, हम वर्क फोर्स जानते हैं। अब इस दोनों टक्कर में ये वैल्यूज की टक्कर हो गई। आप पारंपरिक रूप से कह रहे हैं कि भारत का ज्यादातर समाज पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मकता। पितृसत्ता मतलब मेल डिसाइड करेगा कि क्या करना है, पिता डिसाइड करेगा कि शादी किससे करनी है ना? पहले ऐसा होता था कि भाई लड़का देखा भी नहीं, शादी के बाद ही दिखता था कि इसी से शादी हुई है, पिताजी तय कर लेते थे। या कितनी पढ़ाई करेगी लड़की, ये भी पिताजी तय कर लेते। बहुत पढ़ लिया तुमने, 12वीं पास कर ली, होम साइंस से करा दिया, अब बेटा अपने घर जाओ। मतलब ऐसे नहीं, लड़की से बोलते अपने घर जाओ, लड़की पराया धन है, अपने घर जाओ मतलब अभी तक हम किराए पे रह रहे थे, ऐसे बोले जाता है। तो इस पूरे समाज में क्या हो रहा है? ये पैराडॉक्स है, ये विरोधाभास है। एक तरफ तुम्हारे दिखाने वाले दांत और एक तरफ तुम्हारे खाने वाले दांत है, जो प्रैक्टिकल है, और पूरा मामला इकोनॉमिक हो गया है। टीवी घर घर के अंदर घुस चुका है, ठीक है, सबको उसी तरह की चूड़ी, बिंदी, साड़ी, सामान, कार, मकान, सब कुछ ये। रेडियो पे ऐड आता है, तो ऐड में क्या दिखा रहे हैं? ऐड में दिखा रहे हैं कि एक मियां बीवी स्कूटर से जा रहे हैं और एक बोर्ड लगा हुआ है कि हर घर का सपना हो अपना। तो बीवी बोलती है देखिए वर्मा जी ने भी मकान ले लिया, तुम कब तक किराए के मकान में रहोगे? तो उसमें दिखाते हैं अब आपके घर का सपना हो अपना, इतने इजी इंस्टॉलमेंट में आपका घर आपका हो जाएगा। ये क्या बता रहे? कंज्यूमर बिहेवियर बता रहा है। तो अब इकोनॉमिक्स, हम प्रैक्टिकली क्या हो गए? हम इकोनॉमिक हो गए। हमारे यहां जो लड़ाई हो रही है, तुमने देखा होगा महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। अब जो बात बता रहा हूं उसकी गहराई समझना कि मैंने क्या बात कही है इसमें। तुमने नोटिस किया होगा महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ गए हैं। निर्भया कांड के बाद, गुड़िया कांड के, तुम देखोगे हमने जितने कड़े कानून बना दिए उतना महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। तो कई बार तुम्हारे मन में भी आता होगा कि सरकार क्या कर रही है, समाज में इतने अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। आज मैं तुम्हें उसका उत्तर देने जा रहा हूं, और शायद इसके बाद तुम्हें किसी भी क्लास में इस तरह की डिबेट ना सुनने को मिले। और बहुत गहरी डिबेट में बात कर रहा हूं कि मैंने जो अपनी पहली क्लास में कहा था कि समाज कुछ और नहीं, मूल्यों का टकराव है, वैल्यूज की क्लैशेस हैं। अब जरा जो बात कहने जा रहा हूं उसकी गहराई को बड़ी गहराई से सोच के देखना, और इस पर मैं चाहूंगा कि आज तुम लोग थॉट प्रोसेस डेवलप करो, इस पर सोचो कि अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, संघर्ष क्यों बढ़ रहा है, महिलाएं जहां भी मौका मिल रही उन्होंने बाजी क्यों मार ली। इस बात को समझो कि हमारे समाज में दो वैल्यूज एक साथ चल रही हैं। एक तरफ परंपरागत है, पैट्रियार्कियल है, पितृसत्तात्मकता है, पुरुष डिसीजन ले रहा है, ठीक है। तो वो पितृसत्ता जो है यानी पैट्रियार्की, वो हमारा परंपरागत समाज, हम मूल्यों को लेकर। लेकिन अभी जो समाज है, खासतौर पे 1991 के बाद से, जब हमने अपने अर्थव्यवस्था को उदारीकरण के साथ खोल दिया, विदेशी टीवी हमारे घरों में आ गया, हमारे खाने पीने, बोलने, बात करने, पढ़ने लिखने सबकी वैल्यूज प्रैक्टिकली चेंज हो गई। तो हमारा समाज अब, मैं पूरी तरह से तो नहीं कहूंगा, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक सोसाइटी हो गई। सोशियो, हमारे अर्थव्यवस्था हमारे मूल्यों में बढ़ती चली जा रही है। हर जगह तुम्हें दिखाई पड़ेगा। तो ये दो अलग अलग मूल्य हैं, ये हम दिखा रहे हैं, हम शो कर रहे हैं। पैट्रियार्की पिताजी तय करेंगे, ये एक्चुअल है। और जब हम सोशियो इकोनॉमिक सोसाइटी की बात करते हैं
तो ये जेंडर बायस नहीं होता है। यहां तो क्या हुआ, मेल के पास डोमिनेंस है, पावर्स है। पिता की संपत्ति पुत्र को, पिता की चिता को आग कौन लगाएगा, पुत्र लगाएगा। यही तो परंपराएं बना दी जाती हैं। खेती बाड़ी पे किसका होगा जमीन पे कब्जा, बेटे का होगा, बेटी का नहीं होगा। बेटी पराया धन, ठीक है, तुम बेटा चली जाओ, वो सोचती है अभी पिताजी का होगा, नहीं नहीं, वो पति कहेगा तुम अपने पिताजी से मांगो। वो समझ में नहीं आती पूरी जिंदगी भर मैं कौन हूं। इन दोनों परिवारों के बीच में जो है पेंडुलम की तरह झूल रही हूं। तो ये हम यहां दिखा रहे हैं। लेकिन ये इकोनॉमिक सोसाइटी क्या करती है, जेंडर न्यूट्रल होती है। ये किस पे बात करती है, लेबर, हु यू आर एक्चुअली। तो लेबर कौन हुआ, वो जो काम करने का इच्छुक है। सबसे पहली बात, विलिंग टू वर्क। मान लो तुम काम ही ना करना चाहो तो तुम लेबर नहीं हो। यू आर विलिंग टू वर्क एंड यू आर एबल टू वर्क, यानी तुम काम करने की इच्छुक हो। मान लो कहते मैं काम करना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं आज ऑपरेशन करना चाहता हूं, क्या करते हो, बोले पंचर जोड़ता हूं। बोले वहां भी सिलना है, यहां भी सिलना है। सिलवाओगे, सिलवाओगे। बोले आप पंचर तो अच्छी जोड़ते हैं, आपने मेरी साइकिल में कई बार पंचर लगाया है, यहां भी पंचर हो गया, लगाइए। बोले सर मैंने वहां भी सिला है, यहां भी सिल देंगे, सिलवाओगे, नहीं ना। वाई, क्यों, बिकॉज ही और शी इज नॉट एबल टू डू दिस वर्क, ये इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है। यानी काम करने का इच्छुक हो और काम करने योग्य हो, ये दो क्राइटेरिया है, तो वो लेबर हुआ। और उसको उसके काम के बदले वेज मिले, तीसरी भी कंडीशन है। मान लो आप काम करने गए, काम करा लिया, बल भग कोई काम नहीं। जैसे मान लीजिए हमारे घर में सबसे बढ़िया एग्जांपल है, कभी मम्मी ने कपड़े धोए, खाना बनाया, घर की सफाई की, तुमने कभी कीमत लगाई कितनी हुई। लेकिन काम वाली आती है, काम वाली आती है, बर्तन का बाबू मैं 3,000 लेगी, ठीक है, हफ्ते में 10 दिन छुट्टी, ठीक। अरे बोलने को बोल सकती है, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो बड़ी दिक्कत हो जाती है वहां पे। तो क्या होता है, उसकी काम की बड़ी वैल्यू होती है। काम वाली नहीं है, घर में देखना कैसे तूफान समझ जाता है, राष्ट्रीय शोक घोषित हो जाता है, काम वाली नहीं आई। मम्मी को मुंह देख के समझ जाना आज काम वाली नहीं आई है, तो उसके काम की वैल्यू। लेकिन मम्मी ने इतने सालों तक खाना बनाया, कपड़े धोए, झाड़ू बर्तन किया, उसकी काम की कोई वैल्यू नहीं है। यानी जिसके अगेंस्ट हम वेजेस तय करें, 3 क्राइटेरिया याद रहेगा, ये इकोनॉमिक्स में बहुत काम आने वाला है। तो वो हो गया लेबर। अब क्या हुआ, महिलाओं को मिलने लगे मौके, अवसर, फीमेल्स को अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। मैंने आपको बताया था ना अपॉर्चुनिटी की कंडीशन क्या होती है, सिक्योरिटी मिलने लगी। तो लेबर फोर्स में इनकी पार्टिसिपेशन ऑटोमेटिकली बढ़ने, क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है, जैसे इनकी अपॉर्चुनिटी बढ़ने लगी, एजुकेशन में यूपीएससी की टॉपर लड़की, मेडिकल की टॉपर लड़की, बोर्ड की टॉपर लड़की, तो क्या हुआ, हर जगह लड़कियों का वर्चस्व। जैसे ही मौके मिले वो आगे बढ़ने लगी। तमाम महत्वपूर्ण पदों पे लड़कियां, हमारे देश की राष्ट्रपति महिला। तो क्या हुआ कि जो इकोनॉमिक्स होती है वो जेंडर को नहीं समझती है, वो कहती है कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, आर यू विलिंग टू वर्क। तो लड़कियों ने कहा भैया इतने सालों तक दबाए कुचले गए हमें, बिल्कुल हमें काम करना है। आर यू एबल टू डू वर्क, मेहनत, पढ़ने का मौका मिला, लड़का पूरे टाइम वीडियो गेम खेल रहा है, ये लड़कियों के कॉलेज के सामने पाया जा रहा है, लड़कियां अपने कॉलेज में पाई जा रही हैं, और वो दूसरों के कॉलेज के सामने घूम रहा है। सबके लिए नहीं कहना, लेकिन फिर भी। तो नतीजा हुआ, बोर्ड का एग्जाम आया, उसने टॉप कर दिया, ये रह गए साहब। तो कुल मिलाकर कहानी ये बन रही कि उन्होंने कहा यस आई एम एबल टू डू दिस वर्क, क्षमता तो थी। और तीसरा क्या हुआ, यस आई एम रेडी टू, जो मुझे काम, अभी हालांकि लड़कियों को उनके काम के सही वेतन नहीं मिलता कई क्षेत्रों में, उन्होंने कहा यस वी आर रेडी। तो इकोनॉमिक्स ने क्या किया, कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया। वो मूछे वालों ताऊ से उनको कोई लेना देना नहीं है, तो इकोनॉमिक्स में अंदर आ गई। अब क्या हुआ कि अब 2 तरह का समाज तुम्हारे सामने आ गया, एक सोशियो इकोनॉमिक सोसाइटी और एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी। और इन दोनों में क्या हुआ, क्लैशेस ऑफ वैल्यूज। जरा ध्यान से समझना क्या हो रहा है, बड़े ध्यान से इस बात को समझना कि क्या चीज हो रही है। तो अब महिलाएं आगे बढ़नी शुरू हुई, जॉब में वो जा रही हैं, वो सब कुछ कर रही हैं जो अभी तक परंपरागत रूप से पुरुष करते चले आ रहे थे, वो सब कुछ।
और तुम देखो, इसको तुम बुरा भी कह सकते हो, अच्छा भी कह सकते हो, जो तुम्हारा मन करे, इसको अलग अलग नजरिए से देखो। मेरा वो नजरिया नहीं, मेरा बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट तुम्हें दिया है। तो लड़की भी कह रही भाई लड़का स्मोक कर सकता, हम क्यों नहीं कर सकते? तुम कह सकते हो गलत है, सही है, लेकिन उसके नजरिए सोचोगे, बोले लड़का, या तो लड़का भी स्मोक क्विट करे, हम भी करें, वो ड्रिंक करे, वो अपनी स्वतंत्रता के बाद बोले हम क्यों नहीं रात में 8 बजे 9 बजे निकल सकते जब लड़का निकल सकता है। तो अब क्या हो रहा है, भारत में 2 तरह के समाज हो चुके हैं, और ये ट्रांजिशन सोसाइटी है, ये परिवर्तित होती हुई सोसाइटी है। इकोनॉमिक्स का पहिया तुम रोक नहीं सकते, क्योंकि अंत में हमने अपना गोल क्या बनाया कि 2047 तक हमें क्या बनना है, विकसित राष्ट्र, डेवलप कंट्री बनना है। पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, और वो तभी बढ़ेगी जब पार्टिसिपेशन फीमेल्स का पुरुषों के बराबर होगा, तभी हमारा वर्कफोर्स रिच होगा। तो ये मजबूरी है, ये जरूरत है, जो जो कहना चाहे कहे, लेकिन ये वास्तव में सत्य है। अब एक तरफ सोसाइटी सोशियो इकोनॉमिक हो गई, और एक सोसाइटी ऐसी है जो अभी भी वही जो पैट्रियार्की है, जो पैराडॉक्स मेथड है, जो एक रिचुअल्स है, उसको पकड़ के बैठी हुई है। अब एक तरफ तुम्हारा चक्का घूम रहा है और एक तरफ जाम है, तो क्या होगा, टीयर अपार्ट, संघर्ष शुरू हो जाएगा, संघर्ष शुरू हो जाएगा। और इसी की वजह से जितना मैं सोच पा रहा हूं, ये जो संघर्ष है, स्ट्रगल है, वो अब बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, वो अब बढ़ता चला जा रहा है स्ट्रगल, क्योंकि मेल के पास क्या है, पशु शक्ति है, एनिमल पावर है, उसकी मस्कुलर पावर ज्यादा है हिस्टोरिकली, बायोलॉजिकली। तो अब वो अपने मस्कुलर पावर का यूज कर रहा है, जब उसको लग रहा है, क्योंकि इकोनॉमी क्या कर रही है, इकोनॉमी जेंडर बायस हुए बिना मौका दिए जा रही है, दिए जा रही है, दिए जा रही है। और जैसे जैसे आपके पास इकोनॉमिक पावर आ जाती है, आप रिसोर्स पावर गेन कर लेते हो। छोटे से एग्जांपल दें, आपने भी घरों में देखा होगा कभी, पति शराब पीकर आया, देर से घर लौटा, पत्नी ने खाना बनाया, पसंद नहीं, मार दिया, 2-4 थप्पड़ मार दिए। पारंपरिक समाजों में सालों से होता चला आया है। वो औरत रोई, थोड़ी देर सर पीटा, फिर उसको पास पता है कि भाई ये मेरा और मेरे बच्चों का पेट पाल रहा है, मेरे पास इस समाज में कहीं जाने के लिए जगह नहीं, सर छुपाने की जगह, तो उसकी वाई उसका पैर भी दबा रही है, उसी को मना भी रही है, और पुरुष कह रहा है मैं कमा के लौटा हूं। देखा है तुमने अपने आसपास, ऐसा कई बार हुआ होगा, हाथ उठा दिया, सबके सामने मार दिया, पीट दिया, बल दिखा दिया अपना, और वो औरत चुपचाप उसको सहती चली आई है। आप अपने घर में बुजुर्गों को सुनना, जानना, वो क्यों सुन रही है, क्योंकि उसके पास कोई इकोनॉमिक पावर नहीं है। उसको पता है मैं और मेरे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे अगर इस आदमी ने हमारा साथ छोड़ दिया, तो वो उसके अत्याचारों को भी बर्दाश्त कर रही है। लेकिन जब उसी महिला के पास इकोनॉमिक पावर आ जाती है, तो फिर क्या होता है, आज भारत में तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं। आप इसको गलत सही किसी भी नजरिए से देखो, लेकिन अगर तुम फेमिनिस्ट नजरिए से देखोगे, नारीवादी रूप में, तो आज वो कह रही है अच्छा तुमने हाथ उठाया, तुम्हें पलट गए, पहले मार रही है, उसके बाद कह रही तलाक खत्म, डिवोर्स पेपर साइन करो। डिवोर्स लेना अब उनके लिए बहुत आसान हो गया है, क्योंकि उनके पास क्या, वो अपने दम पर कमा रही हैं, अपना और अपने बच्चे का वो पेट भर सकती हैं। इसीलिए वो क्या हो रही, कह रही है या तो बराबरी से रहो, इज्जत से रहो, नहीं तो फिर हमें अकेले रहने दो। और सोशल नॉर्म्स, कम से कम शहरी भारत में ये सोशल नॉर्म्स अब ब्रेक हो रहे हैं। पहले था माँ बाप क्या मुंह दिखाएंगे, लड़की को जिंदगी भर बिठा के खिला नहीं सकते, और बहुत तमाम तरह की बुराई आती, अब वो खत्म हो गई। लड़के माँ बाप का कर नहीं रहे, लड़कियां ही अपने माँ बाप को बुढ़ापे में सहारा बन रही और इकोनॉमिक हेल्प भी कर रही हैं। तो वो जो टैबूज थे वो टूट रहे हैं अब धीरे धीरे। क्या चीज? तो मैंने तुम्हें क्या समझाया था कि कोई भी चीज शाश्वत रूप से ना अच्छी होती है ना बुरी होती है, ये समय चक्र है जो चलता रहेगा। आज अमेरिका को क्या मिल गया, अमेरिका को, फ्रांस को, अभी मान लो इटली की प्रधानमंत्री आई हैं, तुमने उनके बारे में पढ़ा? इटली की प्रधानमंत्री ने शादी नहीं किया, लेकिन उनकी एक बेटी है जो उनके पार्टनर से है। उस समाज के लिए तुम्हारे यहां हो जाए बवाल हो जाए, वरना देश तो अभी भी सीमा भावी के चक्कर में पड़ा हुआ है। भाभी ने आज कौन सी साड़ी पहनी, भाभी ने आज कौन सा मेकअप, पूरा देश इसी चर्चा कर रहा है। हम आप बहुत टाइम है फालतू। सीमा भाभी ने राष्ट्रगान गाया कि नहीं गाया,
समझ गए हो मैं कौन सी बात कर रहा हूं? सीमा हैदर की। तुम्हारा देश इसी में परेशान है। तुम्हारे यहां ऐसा हो जाए तो बवाल कट जाएगा। इटली में देखो प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री है, जाके पता करो। अभी मोदी जी के साथ फोटो बड़ी वायरल हो रही है, जाके देखो जरा, पता करो कौन है, उनके बारे में उनकी सोशल स्टेटस पता करो, फैमिली स्टेटस। जब वो एक बहुत कम ही दिनों की थी, उनके पिता छोड़ के चले गए तो उनकी मां ने पाला, तो सिंगल पेरेंट का कॉन्सेप्ट। तो आपको इकोनॉमिक फ्रीडम मिलेगी तो फिर फैमिली वैल्यूज खत्म होंगी। तो सोसाइटी लगातार चेंज होती रहती है। लेकिन अगर आप इस चक्कर में महिलाओं की पुरुष तय करेगा महिला क्या करेगी, वो सही है। तो आपको मैंने बताया था कि इतिहास को देखने के लिए दो चश्मे चाहिए, देश और काल। बस अगर मेरा स्टूडेंट मेरी चीजों को सीख गया ना, उसको कोई फंसा ही नहीं सकता डिबेट में कि हम किस देश काल में हैं। तो वैल्यूज क्या हो रही है, बदल रही हैं, वैल्यूज बदल रही हैं भाई। तो ये स्ट्रगल होगा, संघर्ष होगा। अब संघर्ष की जो लास्ट परिणति होगी, जो भारत जिससे गुजर रहा है, वो होगा पाश्विक संघर्ष, यानी मस्कुलर स्ट्रगल, जहां पर एक ऐसा वर्ग होगा पुरुष समाज का जो स्त्रियों को अपने आदेशों का पालन करते हुए ही देखना चाहता है, क्योंकि इकोनॉमिक मंच पे उसको टक्कर नहीं दे पा रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक मंच बहुत ही रेशनल है। वो कहता है अच्छा तुम्हें भी पढ़ने का मौका, तुम्हें भी पढ़ने का मौका, देखो कौन अच्छा पढ़ता है, लड़की ने अच्छा पढ़ लिया। बोले तुम्हें भी जॉब अपॉर्चुनिटी, तुम्हें भी कौन अच्छा करता है, लड़की ने अच्छा कर लिया। तो वो हर मौके पे उसको क्या देती जा रही, पटकनी देती जा रही है। तो अंत में जब ये हारता चला जा रहा है तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बस वही वाली हालत हो गई। तो इसने क्या किया, अपनी पाश्विक चीजों को दिखाना शुरू किया। ये इसकी कुंठा है। समाज भी देखो लड़की को जज करता है, क्यों तुम अंधेरे में गई थी, क्यों तुमने जो है इस तरह के कपड़े पहने थे, क्यों जो है लड़की की गलती थी। तो उस पतित के बारे में बात नहीं कर रहा है कि क्यों तुम्हारी पाश्विक इच्छाएं इतनी खतरनाक है तुमने किया। तो अब क्या है, ये स्ट्रगल का अंतिम फेज शुरू हो गया है, जहां पर महिलाओं को फिजिकल वायलेंस का सामना करना पड़ेगा। और इस दौरान क्या होगा, इस दौरान समाज धीरे धीरे गतिशील होगा, और जैसे जैसे हम इकोनॉमिकली और आगे होते जाएंगे, ये घटनाएं धीरे धीरे कम होती जाएंगी, क्योंकि ऐसे लोग धीरे धीरे स्ट्रगल में पिछड़ते जाएंगे। जो मां बाप हैं जिनकी बेटियां आज की डेट में, देखो मैं बहुत परिवारों से मिला कि बेटियां मां बाप का ज्यादा कर रही हैं, तुम जाके देखो बात करो, और मां बाप भी ये बात मानने लगे हैं कि मेरा बेटा मेरे को नहीं पूछता, मेरी बेटी रोज मुझे फोन करती है, रोज मेरी इच्छा। आज की डेट में ये सर्वमान्य, कम से कम अर्बन इंडिया यानी कि भारत में तो होता जा रहा है, शहरी भारत में, कि बेटियां मां बाप के लिए ज्यादा कर रही हैं, और मां बाप इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि बेटे से ज्यादा बेटी कर रही है। और आपके आसपास भी कहीं ना कहीं तुमने ये घटना सुनी होगी, देखी होगी। तो ये क्या हो रहा है, वैल्यूज चेंज हो रही। लेकिन इस दौरान एक फेज आएगा जहां पर स्त्री समाज को मस्कुलर स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है, और ये वही फेज चल रहा है। अब तुम्हें समझ में आया कि ये इतनी ज्यादा घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि ये लिबर्टी से पहले का अंधेरा है। वो लोग जो किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग ये मानते जो कि भाई मेरे घर का लड़का है, बिगड़ा हुआ है, कुछ भी कर सकता है, वो अभी इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। और मनी मन एक कुंठा है कि कल तक ये पूरा वर्ग, ये पूरा जेंडर मेरे आदेशों पे चलता था, आज क्या हो गया। कभी देखा करो किसी ऑफिस की बॉस कोई लेडी हो और उसके अंडर में ढेर सारे मेल हों, ऐसा नहीं कि सब खराब हैं, लेकिन तुम कभी बैठो और बात करो उसके कैरेक्टर को लेकर, उसके बॉडी को लेकर, उसके कपड़ों को लेकर, ऐसे ऐसे कमेंट किए जाते हैं। उसने किसी से बात कर लिया नहीं कि सुबह तक अफेयर तय है। ये क्या है, ये कुंठा है। कहते ना, एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि स्त्रियां पैदा नहीं होती हैं, स्त्रियां बनाई जाती हैं। और देखो हर घर में वो फैक्ट्री है। छोटा बच्चा है, लड़का है, तो उसको बंदूक लाके खेलने को दिया जाता है, उसको बताया जाता है बेटा घर के बाहर जाके खेलो, समाज को पहनोगे। लड़की है, गुड़िया दे दी जाती है, ये तुम्हारा है। पिंक कलर बता दिया जाता है कि ये लड़कियों का कलर है।
और लड़की अगर किसी से खुल मिल के बतिया रही है, बाहर जा रही है, तो फिर वो कैरेक्टरलेस हो जाती है। जो समाज डे वन से सब चीजें तय कर देता है कि कैसा रहेगा माहौल तुम्हारा, और होता है कि नहीं होता है। लड़का घर के अंदर रहे तो घर घुसना है, अरे बाहर जाता ही नहीं किसी बात करने। लड़की घर के बाहर चली जाए तो कैरेक्टरलेस हो जाती है। तो ये वो समाज है जिसने ये नॉर्म्स बनाए। अब सोशल हो गया, इकोनॉमिक्स तो कह रहा है ना, तुम्हें रात में भी काम करना पड़ेगा। लड़कियां रात में काम कर रही हैं। इकोनॉमिक्स के लिए दिन और रात नहीं है। अगर पुरुष भी रात में काम कर रहे, तुम भी रात में काम करो। दिन में काम करना दिन में काम करो, 10 घंटे काम करना 10 घंटे करो। इकोनॉमिक्स से कोई मतलब नहीं कि तुम फीमेल हो या मेल हो, तुम उसको भैया तुम हमसे पैसा ले रहे हो, ये काम करो। तो वो क्या हो रहा है, वो वर्जनाएं टूट रही हैं। वो जो तुमने पर्दा रखा था वो टूट रहा है, वो अब हट रहा है पर्दा। तो वो संघर्ष होगा। तो वैचारिक स्तर पर भी संघर्ष है और शारीरिक स्तर पर वो संघर्ष अब आ गया है। कभी भी तुम कभी देखना, किसी से बात करना अपने सीनियर वीनियर भैया भैया से, अगर कोई महिला बॉस है तो उसको लोग किस किस तरह के कमेंट करते हैं। या आप भी कभी नौकरी आपने की होगी तो पुरुष आपको बड़े अलग तरीके से जज करेंगे। वही कोई पुरुष बॉस है तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कुछ लोग उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, जैसे मान लो प्रोग्रेसिव सोसाइटी से आ रहे हैं, उनके वैल्यूज बदल गए हैं। लेकिन अगर तुम किसी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी से आ रहे हो, जहां तुमने बचपन से देखा है कि भाई माता के ऊपर हाथ उठते हुए देखा, बहन के ऊपर हाथ उठते हुए देखा है, औरत घर के अंदर रही है, तो अचानक से तुम झेल ही नहीं पाते हो। अंदर बड़ा दबे हुए क्या करें, नौकरी करनी है। लेकिन मान लो कोई आईएएस ऑफिसर है महिला, तो तुम्हें क्या लगता है, बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल का। आईएएस होगी लेकिन हो तो महिला ना, तो नीचे जो पुरुष है ना वो बहुत अलग अलग कांड करता है भाई साहब। उनके कमरे में कोई मिलने चला गया, अरे बाहर कहानी बन जाती है, बाहर कहानियां बन जाती हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए काम करना। लेकिन ये मुश्किल हमेशा नहीं रहेगी, ये बात बिल्कुल क्लियर है। ये मुश्किलें धीरे धीरे खत्म होंगी, क्योंकि स्ट्रगल के फेजेस हैं। अब स्ट्रगल किस फेज में आ गया है, फिजिकल वायलेंस के फॉर्म में। तो लग रहा है कि अब कहीं भी नहीं यार, नौकरी चाकरी खेल कूद, स्वर्ण पदक लेकर आ रही हैं। कुश्ती में भी लड़कियां, जो पुरुषों का खेल था, सेना में भी चली जा रही हैं, मेडल लेके आ रही हैं। कल देखो आईएमए से कितनी महिला कैडेट जो है ऑफिसर बन के निकली, रिकॉर्ड। तो जहां मौका मिल रहा है चंद्रयान उड़ा रही है, मार्स ऑर्बिटर मिशन में ये है, जहां मौका मिल रहा राष्ट्र चला रही है, हमारे देश की पहली नागरिक महिला है। तो जहां मौका मिल रहा वहां पे पहुंच जा रही हैं। तो अब स्ट्रगल पाश्विक होगा, यानी कि फिजिकल स्ट्रगल होगा। इसीलिए ये जो रेप की घटनाएं हैं, यौन अपराधों की घटनाएं हैं, मुंह पे तेजाब फेंक देना, चाकू मार देना, ठीक है, वायलेंस दिखाना, ये वही एक चरण पहुंच गया है कि जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो लास्ट में हम अपनी पशुता यानी अपनी एनिमल जो इंस्टिंक्ट है वो हम शो करेंगे। तो इसको कानूनी तौर से भी दबाया जाना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे समाज ने लड़कियों के लिए नियम बनाए। बड़ा बड़ा मैसेज दे रहा हूं मैं तुम लोगों को। हमारे समाज ने, हर परिवार ने लड़कियों के लिए नियम बनाए। देखो बेटा, इस तरह से कपड़े पहनने हैं, ठीक है, इस तरह से बैठना है, इस तरह से उठना है। जैसे आप कभी बहुत जोर जोर से हंस दें तो आपके घर में डांट देते हैं, लड़की है ऐसे हंसती है। कई बार सुना होगा तुमने। ये कौन सा तरीका है लड़कियों के हंसने का? मुंह दबा के नहीं हंस पा रही। अच्छा, लड़का ठठा के हंसे तो बड़ा खुश दिल है, लड़की हंस दे तो क्या होगा? देखो कैसे बदतमीज की तरह मुंह खोल खोल के हंस रही है, ऐसे सांस के सामने भी हंसेगी, ठीक है, ऐसे बोला जाता है। ऐसे उसको पहले दिन से ताने मिलते। मिला है कभी एक आध बार? मिला है किसी को? मिला है? अब बताया करो, ये क्या दिक्कत है? कपड़े पहनने का कौन सा ढंग है? मान लीजिए जैसे आप भी लड़कों की तरह पालथी वालथी मार के सोफे बैठ गए, इस तरह लड़कियां बैठती हैं? हाँ, तो हर तरह के नियम बना दिए गए हैं। हंसोगे कैसे, बोलोगे कैसे, आप रहोगे कैसे, कपड़े कैसे पहनोगे, बात व्यवहार कैसे करोगे, इन सब के नियम बनाए गए। लेकिन कभी लड़कों के लिए नियम बने? राजा बाबू के लिए कभी नियम बने? ना। राजा बाबू देर तक बाहर घर से लौट के आए तो वो सोशल हैं, वो समाज में परिवर्तन लाने निकले थे, ठीक है, तो उनके लिए कोई नियम नहीं है। तो अब क्या होगा, सोशल वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा।
और इकोनॉमिक्स से तेज कुछ नहीं चेंज कर सकता। क्योंकि जो लड़कियां आज पैसे कमा के अपने मां बाप की, अपने परिवार की मदद कर रही हैं, सबसे बड़ा चेंज इकोनॉमिक्स ही लेकर आता है। अब पिताजी बूढ़े हो गए, पेंशन नहीं आ रही है, माताजी बूढ़ी हो गई, घर के वो राजा बाबू ने, ऐसा नहीं कि सारे लड़के खराब हैं, बहुत मां बाप को प्यार करते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक सोशल एस्पेक्ट की। अब राजा बाबू अपनी नई नवेली पत्नी के चक्कर में मां बाप का मुंह नहीं देख रहे हैं, वो अपने ही चक्कर में परेशान है, अपनी उलझनों में उलझे हुए हैं। मां बाप सोच रहे हैं किससे कहें, दवाई नहीं है, कुछ नहीं है, तो उस समय बेटियां आगे बढ़ रही हैं। अब राजा बाबू जिसके चक्कर में परेशान है, वो कह रही हम तुम्हारे मां बाप को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, तो क्या करे भाई। अब राजा बाबू भी मन मार के उसकी सुन रहे हैं, या मन से सुन रहे हैं, जैसा भी सुन रहे हैं। तो मदद करने कौन आ रहा है? बेटियां आ रही हैं। तो समाज में क्या हो रहा है? एक्सेप्टेंस बदल रही है। और सरकार भी इस समय क्या हो रहा है, जैसे मान लो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे आंदोलन है, तो संगठनों की बड़ी भूमिका हो गई है कि ऐसी महिलाएं जो खुद अपनी आवाज नहीं बन सकती हैं, अभी परिवर्तन उन तक नहीं पहुंचा, चेंज डज नॉट रीच देयर ओन, तो वो क्या कर रहे हैं? वो इन संगठनों की मदद ले रहे हैं, जो वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, उनकी मदद ली जा रही ताकि परिवर्तन हो सके। और जो इकोनॉमिक्स चेंजेस हैं वो सबसे डीपर चेंज होते हैं। अब मान लो कोई मुसीबत में माता पिता, मान लो लड़के ने घर से निकाल दिया, वृद्धाश्रम भेज दिया, और बेटी आकर मदद कर रही है, तो जिंदगी में 10 लोगों से मिलेंगे, बोले भैया हमारी बेटी ही सब कुछ है। सुना होगा तुमने, भैया लड़का ना हो ठीक है, मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है ये कि भैया औलाद लड़की हमारी है, मोर देन इनफ है भैया, हमारा लड़का नया होता तो ज्यादा अच्छा था, ऐसे बोलता हूं, मैंने सुना है। तो ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं। तो इस परिवर्तन में महिला वर्ग से एक ही मेरा संदेश है कि ये स्ट्रगल अभी रहेगा कुछ दिन तक, क्योंकि अब ये अंतिम फेज में पहुंच रहा है। अब ये विचार से निकलकर मस्कुलर स्ट्रगल में कन्वर्ट हो गया है। तो सरकारों को क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो दंड विधान को सही करना पड़ेगा, जेंडर सेंसिटिव होना पड़ेगा। जैसे अभी आपको पता होगा कि हमारा नया कानून आ गया है, तो उसमें जो एविडेंस लॉ है वो चेंज हो रहा है, कानूनी प्रक्रिया चेंज हो रही। कानून की प्रक्रिया में जिस महिला के साथ रेप होता है उसी को प्रूव करना पड़ता है सबके बीच में जाके। और इतना गंदा था यह सिस्टम, ज्यादातर रेप के केसेस कभी दर्ज ही नहीं होते थे, क्योंकि भरी सभा में सबके पुरुषों के बीच में उस महिला को बताना पड़ता था क्या हुआ। इतना गंदा था, उसको लिए मर जाने के बराबर था, और लोग ऐसा लगता था कोई मनोहर कहानियां सुनने के लिए वहां बैठे हुए हैं। तो अगले पिटीशन में फाइल किया गया कि जब इस तरह की सुनवाई होगी तो वहां कोई नहीं बैठेगा। फिर भी उस महिला के लिए वो मरने जैसी घटना थी। ऐसे टेस्ट होते थे जो बहुत ही क्रूरतम थे, और हमारे लोगों को कभी फुर्सत ही नहीं मिली कि हम जेंडर सेंसिटिव हो सके, हम जो है लैंगिक रूप से संवेदनशील हो सके। तो अब वो टेस्ट बदले जा रहे हैं, अब वो एविडेंसेस बदले जा रहे हैं, लेकिन ये बदलाव बहुत देर से हो रहे हैं। इस बीच में आजादी के 75 सालों तक हमारी महिलाओं को जो सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, जो आत्मसम्मान को तोड़ रही है, जो उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ रही है, वो सुरक्षा बहुत पहले हमें दे दी जानी चाहिए थी। कई बार मुझे लगता है कि इंडिया 1947 में आजाद हो गया था, भारत 1947 में आजाद नहीं हुआ था। आज मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, कोई शर्म नहीं है, पूरी दुनिया इस बात को जान रही है कि इंडिया 1947 को आजाद हुआ था, भारत 1947 को आजाद नहीं हो पाया था। और बहुत सी हमसे गलतियां, हम इतनी जल्दबाजी में थे कि आजादी के 75 सालों बाद तक ना हम अंग्रेजों को बनाए कानून बदल पाए, ना एविडेंसेस लॉ को बदल पाए। हम वही लेके चलते रहे जो हमारे शोषण के लिए बनाया गया था, हमने उसको अपना माला समझ के अपने गले में टांग लिया, उस विषहार को। तो कोई राष्ट्र जब अपने लोगों के द्वारा अपने कानूनों अपने तरीके चला जाएगा तभी तो चलेगा, स्वाभिमानी राष्ट्र तो वही होगा। तो ये जो नाम बदला जा रहा है इंडिया वर्सेस भारत में, ये भारत सिर्फ नाम नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई हिचक नहीं है, ये भारत की स्वाधीनता की बात है यार, एक नए भारत की बात हो रही है। और महिलाओं को ये लड़ाई कुछ समय तक लड़नी पड़ेगी, इसके लिए उनके ऑर्गेनाइजेशंस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये लड़ाई लड़ेंगी तो जीडीपी में उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी। आश्चर्यजनक बात है कि भारत में जीडीपी में पार्टिसिपेशन नहीं। फॉर एग्जांपल ले लेता हूं छोटा सा तुमसे, भारत की जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान कितना है? अरे चुप रहो, आगे आ जाओ।
और एलाइड एक्टिविटीज मिला के 58%। श्रम बल में जीडीपी तो 17% है, यानी टोटल पॉपुलेशन का 55% एग्रीकल्चर में समाहित है, लेकिन जीडीपी में पार्टिसिपेशन केवल 17% मान के चलो। लेबर में ऐसा हमें पढ़ाया गया होगा, तुमने भी याद किया होगा, जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो भी उनको पता होगा। कभी सोचा क्यों किताब में एक बात लिखी होती है, भारत क्या लिखा जाता है, कहां है भैया, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, वी आर एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। 55% आबादी लगी एग्रीकल्चर में, तो हम लोग बकलोल हैं। दूध के उत्पादन में नंबर 1, फलों और सब्जियों के उत्पादन में टॉप 3 में आते हैं, गेहूं चावल के उत्पादन में टॉप 2 में हम बैठे हुए हैं, हर तरह के उत्पादन में हम टॉप 3 में बैठते हैं, टॉप 5 में हमारी गिनती है। तो तुमने कभी सोचा क्या हमारा किसान, उसको कुछ नहीं आता जाता है, तो भैंसों का दूध उगा कौन, निकाल कौन रहा है, एलियंस। रबी खरीफ जायद हर फसलों में हम टॉप पे बैठे हैं, फल फूल सब्जियां सब कुछ हमारे यहां है। तो तुमने कभी सोचा ये मैथमेटिक्स क्या है, तो इसमें बता दिया जाता है कि भारत की कृषि पिछड़ी हुई है, बड़े आसानी से बोल दिया जाता है। अब जो आज डिस्कशन करने जा रहा हूं, तुम्हारे सीनियर बैच में भी डिस्कशन नहीं किया, बड़े दिल से सुनना और दिल से इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं डिस्कशन के अगले लेवल पे आ गया हूं, मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है इस समय बात करते हुए। बड़े दिन बाद मैं किसी ऐसे टॉपिक में पहुंचा हूं जो बहुत गहरा जा रहा है। तो मुझे भी पढ़ाया गया था, मैंने भी यही पढ़ा है कि भारत की 55% आबादी एग्रीकल्चर में, भारत की जीडीपी में केवल 17% योगदान है, और हमने भी याद कर लिया इसका मतलब भारतीय कृषि पिछड़ी हुई है। यही तो मतलब निकला भाई, इतनी बड़ी आबादी लगी हुई है, इतना कम जीडीपी में तुम्हारा योगदान, इसका मतलब पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। तो हमें लगा ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। मैंने भी शुरुआती दौर में बच्चों को यही पढ़ाया जो हमने किताबों में पढ़ा, लेकिन जब सोचने के स्तर पर आओ तो ये कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। अब ये कहानी क्या बदलती है, जरा इसको देखो, ये कहानी कैसे चेंज हो रही है। ये कहानी चेंज हो रही है बड़े छोटे से फैक्टर से। क्या कृषि में जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको लेबर या उनको लैंड राइट्स हैं, भूमि अधिकार हैं, उनको कृषक का भी दर्जा है या नहीं है? नहीं है, उनको कृषक का भी दर्जा नहीं है। किसान समाज मुख्यतः पैट्रियार्कियल सोसाइटी के रूप में जाना जा रहा है। तुम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट उठा के देख लो, गवर्नमेंट खुद कह रही है कि भाई भूमि किसकी? पुरुष की। भूमि किसकी? मेल की। तो भूमि जिसके नाम पर है वही तो किसान है, वही फार्मर है। तो फार्मर कौन है? मेल है। और एक्चुअल में कौन काम कर रहा है? फीमेल। उसके लिए ना कोई योजना है, क्योंकि वो घोस्ट है। वो कौन है? घोस्ट है। वो तो मार्जिनल है, वो गायब है, वो है नहीं है, क्योंकि ना जमीन के दस्तावेज हैं, ना इकोनॉमी में है, वो कहीं नहीं है। तो जब कहीं नहीं है तो फिर तो मामला गड़बड़ हो गया। यानी इकोनॉमी इसकी प्रोडक्टिविटी को मेजर नहीं करता। अब जब नहीं करता तो इस वाले वर्कफोर्स में वो है, लेकिन इस वाले वर्कफोर्स के आउटपुट में वो नहीं है, घोस्ट है। संख्या के हिसाब से है, आउटपुट के हिसाब से नहीं है। तो भारतीय कृषि का आउटपुट क्या है? बहुत कमतर है, क्योंकि जमीन पुरुष की, लैंड रिकॉर्ड मेल के, संपत्ति मेल की, कृषक मेल, बाजार भी किसके लिए ट्रैक्टर बना रहा है? मेल के लिए। औजार बना रहा है किसके लिए? मेल। कभी तुमने छोटे ट्रैक्टर देखे महिलाओं के शरीर के हिसाब से? कभी देखा?
गांव में एक महिला ट्रैक्टर पे बैठ के निकल जा, गांव के ताऊ बैठ के शाम को, अरे देखे थे फलाने की मेहरारू, हाँ का, अरे ट्रैक्टर चलाए हाथ से निकल गई है। ज्यादातर गांव में। अगर कभी तुमने कभी देखा किसी को, किसी महिला को ट्रैक्टर चलाते हो अपने गांव में, अपने गांव में? और उसके बाद क्या हुआ? सभी उसको, जो बच्चा बता रहा है, उसको देख के हंस रहे थे। देखो बताया इसने कि मान लो कोई महिला होगी, उसने दम दिखाया। पहली बात तो वो ट्रैक्टर इतना भारी भरकम होता है कि महिलाओं के शरीर के लिए वो ठीक नहीं है। चाइना ने अपनी महिलाओं के लिए छोटे छोटे औजार बना दिए हैं जो उनके शरीर के हिसाब से ठीक है। मान लो चला भी दिया ट्रैक्टर, बता रहे पूरा गांव हंस रहा था। तो उस महिला के आत्मसम्मान, क्यों भाई पुरुष चला रहा तो ठीक है, महिला चला रही तो एलियन हो गई? पूरा गांव हंस रहा है। सोचो उस महिला के आत्मसम्मान पे कितना ठोस पहुंची होगी, ठेस पहुंची होगी। और घर में जाके बवाल अलग कटा होगा, है ना, कि फलनवा की वाइफ हाथ से निकल गई है। होता है कि नहीं होता है? दोबारा नहीं बैठ पाई होगी, वो बड़ा मुश्किल रहा होगा। तो वो हिम्मती होगी, फिर उसको अपनी लड़ाई लड़नी, उसको पता है कि जिसको अपना कहना है वो कहे, हम अपना काम करें। लेकिन पूरे गांव के लिए चर्चा का विषय हो गई। और लेकिन जब पुरुष चलाता है तो कोई नहीं ध्यान देता है। तो तुम अंदाजा लगा के देखो कि समाज कैसा है। तो क्या तुमने भारतीय बाजार में महिलाओं के शरीर के हिसाब से एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट देखे? इसका मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि तुम मानते हो कि महिलाएं खेती नहीं करती हैं। तो आबादी का 55% हिस्सा क्या एलियन है? तो जीडीपी में जब वो कैलकुलेट ही नहीं है, हम उनको श्रमिक मान ही नहीं रहे हैं, फिर एक इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सीमांत उत्पादकता। 2013 आईएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। सीमांत उत्पादकता का मतलब होता है कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारे काम से हटा दूं तो उस काम की प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो महिलाएं सीमांत उत्पादकता के अंतर्गत आती हैं इकोनॉमिक्स के हिसाब से। यानी जो डाटा है कि जो खेती कर रहा है वो पुरुष कर रहा है, महिला तो वो घास उखाड़ रही है, खुरपी से साफ कर रही है। अगर वो ना हो तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट दिया गया। तभी हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी कम है, क्योंकि जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हम उसको श्रमिक ही नहीं मान रहे हैं, हम उसको किसान मान ही नहीं रहे हैं। अब जाकर लैंड रिकॉर्ड डिस्क्लाइज हुए तो महिला किसान का कॉन्सेप्ट लेकर आए। पहली बार तुमने सुना होगा महिला किसान। चूंकि गांव का समाज ज्यादा जड़वत है, शहरी समाज तो बदल गया, गांव में इकोनॉमिक्स तेजी से आ नहीं पाई, तो वहां अभी भी किसका दबदबा है? पैट्रियार्की का। तुम गांव में किसी महिला से कहो कि बाप की संपत्ति बहन को भी मिलेगी, करके देख लो तुम। दहल लाठी ना बजना शुरू हो जाए तो कह के देखना, तुम करके देखना क्या होगा वहां पे। तो क्या होगा इसकी वजह से? ये एक बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, समझे? तो स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। जबकि हम अगर वही महिलाओं को किसान मान के सम्मान देना शुरू करें, बाजार उनके लिए मार्केट बनाए, इंस्ट्रूमेंट बनाए, हमारी यही एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव हो जाएगी। क्योंकि आउटपुट में तो हम है ना टॉप 3 में बैठे हुए हैं। वो कौन है जो उगा रहा है? कौन है जो उगा रहा है? वो तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, अब जैसे भारत में महिला किसानों का कोई संगठन ही नहीं है, ढूंढो आज नेट पे वुमेन फार्मर का कोई ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ के दिखाओ मुझे। चलो आज पूरे भारत में छान मारो। 76 साल हो गए आजादी के। हमारे यहां जातियों के संगठन है, धर्मों के संगठन है, सहकारिता संगठन, तमाम संगठन है। तुम आज जाके सर्च करो कि महिला किसानों का कोई संगठन है कि नहीं है। मेरी बात 2 मिनट में समझ में आ जाएगी कि प्रोडक्टिविटी के मामले में अच्छे हैं। 55% आबादी लगी हुई, लेकिन 17% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्यों है? ये जवाब तुम्हें मिल जाएगा। इसका जवाब इकोनॉमिक्स नहीं, इसका जवाब सोसाइटी में छुपा हुआ है। और हमें लास्ट में बहुत से टीचर हमें पढ़ाए, तुम्हें पढ़ाते हैं कि इसका मतलब भारतीय कृषि घाटे का सौदा है।
इंडियन एग्रीकल्चर नाउ इन लॉस। तो हम इकोनॉमिक्स में और ज्यादा कहते हैं भाई हम इसको और सब्सिडी देंगे और ये देंगे वो देंगे, पर सवाल है कि तुम उस बीमार को वही बीमारी कर रहे हो, इलाज कहीं और है, बीमारी हम कहीं और ढूंढ रहे हैं। अभी इन महिलाओं को आज की डेट में पलायन बढ़ गया, गांव गांव में तुम जाके देखोगे पलायन, लोग पुरुष जो है वो जाके मुंबई दिल्ली चला गया है ना, गांव में कौन बच गया है? क्योंकि पैट्रियार्की समाज में पुरुष ही बाहर जाएगा, महिलाओं का जाना सेफ नहीं है। तो खेती कौन कर रहा है? महिलाएं कर रही हैं। और गवर्नमेंट रिकॉर्ड में वो जो रिक्शा खींच रहा है वही किसान है, लेकिन जो एक्चुअली में खेती कर रहा है वो कहीं नहीं कैलकुलेट। आज जाके ढूंढ के दिखाओ मुझे कितने महिला संगठन है, कितने एग्रीकल्चर संगठन है भारत में। और अगर भारत में महिला किसानों का कोई संगठन नहीं है तो फिर समाज महिलाओं को कृषक के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है। अरे भैया मेरे, महिलाएं फौज में चली जाएं इस पर बहुत बात हुई, महिलाएं खेती किसानी करें, कोई आंदोलन दिखाओ मुझे। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लगी कि महिलाएं जो हैं वो फौज में क्यों नहीं जा सकती, फ्रंट लड़ाई क्यों नहीं लड़ सकती, जहाज क्यों नहीं उड़ा सकती, खेती क्यों नहीं कर सकती, इस बात के लिए कोई पिटीशन दिखा दो मुझे भारत में। हो भी गया, सुप्रीम कोर्ट ने दे भी दिया कि बेटी और बेटे दोनों का बराबर हक है। तो मैंने कभी शुरुआत क्लास से कहा की थी, सैद्धांतिक और व्यवहारिक, प्रैक्टिकल एंड आइडियल। तुम जाके गांव में दे दो बेटी को संपत्ति में हक, दिला के दिखा दो, दिला के दिखा दो, और जाके किसी को समझा देना कि ये आया है, तुम सबसे पहले तुम्हारा ही माथा फूटेगा, ठीक है, सबसे पहले। तो बहुत प्रैक्टिकल बातें मैंने की हैं। तो ये संघर्ष की हम लोग अगले चरण में जा रहे हैं, और यही कारण है कि इंडियन एग्रीकल्चर उतना तेजी से प्रॉस्परस नहीं हो पा रहा जितना तेजी से उसको होना चाहिए था। ये तीनों डाटा मैच नहीं करता है कि हम प्रोडक्शन में टॉप पे हैं, आबादी में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में हमारी लगी है, जीडीपी में इतना कम कंट्रीब्यूशन क्यों है? अरे तुमने आधी आबादी को पूरा बाहर करके रखा, उसको तुम कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हो। कैलकुलेट तो करो, वो तो घोस्ट है, भूत है। मान लो इसमें 2-4 कोई स्टूडेंट के भूत आके बैठ जाए, तुम उनसे फीस थोड़े ले सकते हैं। हम तो तुम्हारी अटेंडेंस कैलकुलेट करेंगे ना। अब मान लो इस कुर्सी पे सामने हो सकता है कोई बैठा हो, बोतल वोतल गिरी, हो सकता है उसके पैर से गिरी हो, लेकिन हम अटेंडेंस लेते समय उसकी अटेंडेंस नहीं ले पाएंगे। ले पाएंगे? उसको हम डांट भी नहीं पाएंगे, उसको बुक भी नहीं दे पाएंगे, उसका हम फीस भी नहीं ले पाएंगे उससे। क्यों? घोस्ट है। तो ऐसी सेम महिला है, ये पूरा एग्रीकल्चर है, और वो है भी, लेकिन गवर्नमेंट की नजर में वो नहीं है। समझ गए? थैंक यू।